प्रिय विद्यार्थियों, हम देवनागरी लिपि पढ़ रहे हैं और उसके अंतर्गत पूर्व के वीडियो में हमने चर्चा की कि उत्तर प्रदेश शासन ने 1947 में देवनागरी सुधार समिति बनाई थी, जिसके अध्यक्ष नरेंद्र देव थे और उनके अन्य सदस्यों ने उनके साथ मिलकर देवनागरी लिपि पर शोध किया, उसको पढ़ा, उसको समझा और उसको सर्वप्रिय बनाने के लिए या उसमें छिपी हुई कुछ कमियों को हटाने के लिए इस समिति ने कुछ सुझाव दिए। ये समिति चाहती थी कि देवनागरी लिपि में जो अनावश्यक बातें हैं उनको हटा दिया जाए और जो बातें उसे सरल करने वाली हैं उन्हें जोड़ दिया जाए, ताकि जो पढ़ने और उसको प्रयोग करने वाले लोग हैं उन्हें किसी तरह से असुविधा न हो। तो इस समिति ने जो सुझाव दिए उसके बारे में मैं आपको बताती हूँ। इन लोगों ने बताया कि देवनागरी लिपि में संयुक्त वर्ण जो होते हैं, जैसे आधा क और पूरा क या आधा क अन्य किसी व्यंजन के साथ मिले या कोई भी आधा व्यंजन किसी दूसरे व्यंजन या स्वर के साथ मिले, वो संयुक्त वर्ण कहलाते हैं। तो उन संयुक्त वर्णों को इसमें से निकाल देना चाहिए, ऐसा इन्होंने कहा। दूसरा जो सुझाव दिया वो ये बताया कि ई की मात्रा को एक ही रखना चाहिए। जैसे हमारे देवनागरी लिपि में दो मात्राएं हैं, छोटी मात्रा और बड़ी मात्रा, लेकिन इन्होंने ये सुझाव दिया कि ई की मात्रा को एक ही कर देना चाहिए। ये पिया या पिया जैसे छोटी या बड़ी ऐसा ना हो, बल्कि ई की मात्रा सिर्फ एक ही बार लगे, एक ही तरह से लगे, ऐसा सुझाव उन्होंने दिया। अगला सुझाव जो उन्होंने दिया वो कहने वाले थे कि इसको और अधिक सरलतम बनाने के लिए जो स्वर हैं उनको भी, या स्वर से निकली हुई जो मात्राएं हैं उनको अ के ऊपर लगा देना चाहिए, जिससे अ, आ, ई, उ इनको अक्षर की तरह न, जब हम इनको मात्राओं की तरह ही काम में लेते हैं तो ये जो स्वर है वो भी एक हो और मात्राएं इस पे अलग अलग प्रयोग कर देने चाहिए। इसी क्रम में 1953 में भी डॉक्टर राधाकृष्ण की अध्यक्षता में नागरी प्रचारिणी के अनुरोध पर उत्तर प्रदेश शासन ने लिपि सुधार परिषद बनाई, जिसमें अनेक सुझाव दिए गए। ये लिपि सुधार परिषद 1953 में बनाई गई। पूर्व की जो कमेटी थी वो 1947 में बनाई गई। इसे हम देख रहे हैं कि एक लंबे समय तक देवनागरी लिपि को सुधारने का क्रम चलता रहा, क्योंकि कोई भी भाषा या कोई भी विषय जब अपने प्रारंभिक अवस्था में होता है तो उसमें सुधार की बहुत गुंजाइश होती है। प्रारंभ में जो चीज़ें उपयुक्त लगती हैं उनको लेकर के उसे एक स्वरूप प्रदान कर दिया जाता है, लेकिन धीरे धीरे जब हम उसका प्रयोग करते हैं तो उसकी कमियां महसूस होती हैं या उसमें उसके प्रयोग में आने वाली जो बाधाएं महसूस होती हैं उनको दूर करने के लिए निरंतर कार्य चलता रहता है। और उसी क्रम में 1953 में डॉक्टर राधाकृष्ण जी की अध्यक्षता में नागरी प्रचारिणी के अनुरोध पर उत्तर प्रदेश शासन ने लिपि सुधार परिषद बनाया, जिसमें अनेक सुझाव दिए गए। इन लोगों ने बताया कि देवनागरी लिपि का हिंदी, मराठी, गुजराती के लिए प्रयोग होता है, यानी देवनागरी लिपि में हिंदी भाषा लिखी जाती है, मराठी भाषा लिखी जाती है और गुजराती भाषा लिखी जाती है। तो उन्होंने कहा कि देवनागरी में कुछ सुधार करके उसे भारत की इन समस्त भाषाओं के लिए और अधिक उपयुक्त बनाया जा सकता है। तो जो सुझाव उन्होंने दिए वो इस प्रकार से मैं बताती हूँ आपको। पहला सुझाव जो उन्होंने दिया, उन्होंने कहा कि समस्त चिन्हों में
एक रूपता लानी चाहिए। अनेक अक्षर दो प्रकार से लिखे जाते हैं, उनमें से एक को समाप्त करना होगा। जैसे आप देखते हो हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे अक्षर हैं, चिन्ह हैं, जिनको दो तरीके से लिखा जाता है। जैसे झ है, झ को दो तरीके से लिखा जाता है। अ है, अ को दो तरीके से लिखा जाता है। तो इसमें एक रूपता लानी होगी, क्योंकि ये नए सीखने वाले जो विद्यार्थी होते हैं, जो या विदेशी जो लिपियां सीखना चाहते हैं हिंदी के लिए, या जो देवनागरी लिपि को सीखना चाहते हैं, उनके लिए थोड़ा संशय वाली बात हो जाती है। इस वजह से और एक अनावश्यक वजन सीखने का इस लिपि के अंतर्गत बढ़ता है, क्लिष्टता बढ़ती है। इस वजह से समस्त जो चिन्ह हैं उनमें एक रूपता लानी चाहिए, ऐसा उन्होंने बताया। और जो शब्द, जो अक्षर दो प्रकार से लिखे जाते हैं, उनको हमें समाप्त करना चाहिए। जो विशेषता अगली थी उन्होंने बताई, वो ये बताया कि संयुक्त अक्षरों का अलग अलग जो लिखा जाना है वो समाप्त होना चाहिए। जैसे ज्ञ लिखते हैं हम, उसमें आधा ग ये न लिखकर मिलाकर लिखते हैं, है ना, तो ये समाप्त होना चाहिए, ऐसा उन्होंने बताया। रू की मात्रा जो है वो भी अलग तरीके से लगनी चाहिए। रू के पेट में जो मात्रा लगती है वो नीचे लगनी चाहिए, ये सुधार उन्होंने करने को बताया। क्योंकि जो नए विद्यार्थी होते हैं भाषा को सीखने वाले, उनके लिए जब सारी मात्राएं नीचे लगती हैं ऊ की, तो रू की मात्राएं उसके पेट में लगती हैं। ऐसा न करके रू की मात्रा में भी र के नीचे ही मात्रा लगनी चाहिए। और उन्होंने यह भी बताया कि अरबी फारसी की जो संघर्ष ध्वनियाँ हैं, जिनमें संघर्ष जो ध्वनियाँ निकलती हैं अरबी और फारसी की, उनको हमें भी स्वीकार करना चाहिए और हमें भी ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए, ऐसा सुधार करना चाहिए देवनागरी लिपि में, जिससे अरबी और फारसी की तरह हमारी भी संघर्ष ध्वनियाँ हों। इसके अलावा ऋषि शब्द का जो उच्चारण है वो प्राय ऋषि की तरह हो गया है, इसलिए री की कठिनता के कारण इसे छोड़ा जा रहा है। यानी अब ऋषि वाला री न लिख करके लोग र में ही मात्रा लगा देते हैं। तो ये जो री लिखने की कठिनता है, इसको छोड़ा जा सकता है और उस ऋषि वाला जो अक्षर है उसको र के साथ मात्रा लगा के प्रयुक्त किया जा सकता है। इसके अलावा देवनागरी लिपि में जो सुधार बताया वो ये था कि हमारे यहाँ देवनागरी में स, श और श, इन तीनों स में से कोई एक ही शेष रहना चाहिए। यानी स और श इन दो में से एक को शेष रहना चाहिए। स सरिता वाला और श शंकर वाला। ये तो स सरिता वाला ठीक है, श शंकर और षटकोण इन दोनों में से एक ही रहना चाहिए, क्योंकि इनका उच्चारण जो है अधिकांशतः एक जैसा सा है, इसलिए ये भी क्लिष्टता पैदा करते हैं। इसलिए दोनों में से किसी एक को रहना चाहिए, ऐसी सिफारिश उन्होंने की। और जो शिरोरेखा लगती है देवनागरी लिपि में, यानी जब हम अक्षर लिखकर उसके ऊपर रेखा खींचते हैं, उसके बारे में एक निर्णय होना चाहिए कि या तो उसका प्रयोग अनिवार्य हो या फिर समाप्त हो जाए। क्योंकि हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग शिरोरेखा का प्रयोग नहीं करते और कुछ करते हैं तो आधे अक्षर के ऊपर करते हैं। इस प्रकार उन्होंने ये सुझाव दिया कि देवनागरी लिपि में शिरोरेखा जो है उस पर निश्चित रूप से निर्णय हो कि या अगर लगाना अनिवार्य है तो पूरे अक्षर पे लगे और नहीं लगाना है तो न लगाया जाए। इसके अलावा जो सुधार देवनागरी लिपि का उन्होंने बताया कि वर्णों का जो अंतिम अक्षर है ड़, ञ, न, ण आदि, इनको भी सरल रूप देना चाहिए। इसके अलावा गए शब्द को हम दो प्रकार से लिखते हैं, ग
और ये यानी य के ऊपर मात्रा लगा के, और एक हम लिखते हैं ग ए ऐ ओ औ स्वर में से लेकर के, गए और गए, इन दोनों में इनमें से किसी एक रूप को स्वीकार करना चाहिए। इसके अलावा चाहिए और चाहिए, इनमें से भी एक रूप को स्वीकार करना चाहिए। गांधी जी ने भी राष्ट्रभाषा के प्रश्न में कहा था कि मेरा ये दृढ़ विश्वास है कि भारत की तमाम भाषाओं की लिपि में एक ही लिपि फायदेमंद हो सकती है, और वह लिपि है देवनागरी लिपि। तो देवनागरी लिपि सर्वसुलभ है, उसको अपनाने में किसी प्रकार की तकलीफ नहीं होती, सारी भाषाएं उसमें लिखी जा सकती हैं। यह इस आधार पे अधिकांश लोग यह मानते थे कि देवनागरी लिपि हमारी भाषाओं के लिए उपयुक्त लिपि है। कतिपय सुधारों के साथ उसे अगर अपनाया जाता है तो वह सर्वश्रेष्ठ लिपि है, और हिंदी भाषा के जो उच्चारण है शब्दों के, हिंदी भाषाओं के अनेकानेक जो शब्द हैं या जो असंख्य शब्द हैं, उन शब्दों के को प्रकट करने में, उनकी बारीकियों को लेकर चलने में और उन बारीकियों को प्रकट करने में यह देवनागरी लिपि पूर्णतः सक्षम है। यह इसका उच्चारण वैज्ञानिक है, त्वरा लेखन है, मुद्रण की भी सुलभता रहती है, और इसमें स्वदेशीयता है तथा राष्ट्र के गौरवशाली साहित्य की वाहिका होने के कारण देवनागरी लिपि कतिपय सुधारों के साथ अति ही श्रेष्ठ रूप में हमारी भाषा में प्रतिष्ठित है, और यह हमारी भाषा को समृद्ध और सुदृढ़ करती है। धन्यवाद।